हाँ जी। चलो करें शुरू। अब देखो, हमारे पास में एक चैप्टर है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट और ई वे बिल। बेसिकली ये चैप्टर का कारण क्या है और क्या रेलेवेंस है इस चैप्टर की, उस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बात बताओ, एक सिचुएशन है मेरे पास में। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि मिस्टर एक्स ने, जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर थे, मिस्टर वाई को, ऊपर देखो सर, कुछ गुड्स या सर्विसेज सेंड की और कंसीडरेशन लिया, है ना। तो कंसीडरेशन इन्होंने इनको दिया और गुड्स इन्होंने इनको दी। यही हम पढ़ते जा रहे हैं। गुड्स हो सकती हैं या फिर सर्विसेज हो सकती हैं, और इन्होंने कंसीडरेशन दिया। और साथ ही क्या दिया होगा? जीएसटी दिया होगा। अब मिस्टर वाई जो है ना, ये मिस्टर वाई एक रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, जो कि फर्दर आगे अपने कस्टमर को, यानी कि मिस्टर जेड को, जो कि एक फाइनल कस्टमर है, उनको सेल करते हैं आगे गुड्स की या सर्विसेज की, और कंसीडरेशन ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडरेशन ले लेते हैं और प्लस जीएसटी भी ले लेते हैं। तो अब हम ना किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जी मिस्टर वाई के पर्सपेक्टिव से। मिस्टर वाई को के ऊपर कंसंट्रेट करना। तो आपको मालूम है, ये हमने चैप्टर कर लिया है कि सर इस जीएसटी को हम क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी, और इसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। और सर हमें ये बात मालूम है कि इन दोनों को एडजस्ट करके जो भी डिफरेंस आता है, दैट इज जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर वाई। ये हमें मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम। लेकिन एक बात बताओ, अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को इनवॉइसेस ना इशू करे, या फिर मिस्टर वाई मिस्टर जेड को इनवॉइसेस ना इशू करे, तो मिस्टर वाई अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। सोचने वाली बात है ना कि इनके हाथ में, इन भाई साहब के हाथ में अगर टैक्स इनवॉइस था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से टैक्स रिसीव कर रहा हूं, तभी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो सर हमारा जो मेन कोर्स है ना, मेन कोर्स मतलब जो हमें आज की क्लास में सीखना है, दैट इज नोन एज टैक्स इनवॉइसेस। टैक्स इनवॉइसेस हमारे को इसके ऊपर फोकस करना है कि ये चीज कब एप्लीकेबल हो सकती है, जबकि टैक्स इनवॉइसेस हो। अब ये बात तो हमारे को ऑलरेडी मालूम ही थी, हमने कुछ नया तो सीखा नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, तो चलो आओ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और ई वे बिल। क्या होते हैं ये देखेंगे आज की क्लास में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम कहते हैं कि सेक्शन 31 है, उसने मैंडेटरी कर रखा है, मैंडेशन है ये, कि आपको अपने कस्टमर को बिल देने पड़ेंगे। टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, बिल नहीं कहेंगे हम, टैक्स इनवॉइस करेंगे। आपको अपने प्रत्येक कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। अब इसी की ना एक्सेप्शन थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि 200 रुपए से कम की अगर हम सप्लाई देते हैं, तो हम चाहें तो सामने वाले पर्सन को, अगर वो इस चीज के लिए तैयार ना हो कि उसको टैक्स इनवॉइस चाहिए, मान लो फाइनल कस्टमर है आपका, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना ही नहीं है, तो कहेगा क्या करूं मैं इसका, और अमाउंट कितना है? 200 रुपए से कम है। तो माइंड में बिठा लो
200 रुपए से ऊपर हुआ तो टैक्स इनवॉइस देना जरूरी है, 200 रुपए से कम हुआ तो ऑप्शनल है, सामने वाला ना लेना चाहे तो मत लो। लेकिन अगर सामने वाले ने टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो 200 रुपए से कम पे भी हमें उसको टैक्स इनवॉइस देने पड़ेंगे। और अगर नहीं ना लेता है तो फिर आईटीसी ले नहीं पाएगा, आईटीसी नहीं ले पाएगा, वो फिर फाइनल कस्टमर ही होगा अगर नहीं लेना चाहता हो तो। अच्छा जी, अब क्या 200 रुपए से कम की खरीद फरोख्त के लिए अगर कोई टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहा तो उस पर टैक्स बच सकता है? बिल्कुल बच सकता है सर। सोचो 200 रुपए की कितनी सारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। मान लो मेरे पास में, मैं तो क्या नाम है हूँ हल्दीराम, और हल्दीराम ने आपको 190 रुपए की खाने की थाली दी और लाइन लग करके 5000 कस्टमर खड़े होते हैं, फाइनल कस्टमर है, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं चाहिए, तो वो तो फिर क्या नाम है छूट जाएगा जीएसटी से। मैंने ये नहीं कहा कि वो टैक्सेबल नहीं है 200 से कम की चीज, हमने टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, अगर सामने वाला नहीं मांगेगा तो टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे उसको, ये ऑप्शन है। लेकिन साथ में एक मैंडेशन भी है, हर ऐसे कस्टमर जिसको कि तुम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, एट द एंड ऑफ डे उसका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि टोटल कितने के ऐसे कस्टमर थे, यानी कि रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए। समझ में आई मेरी बात? एक बार फिर से मैंने एग्जांपल क्या दिया, मैंने कहा कि मैं हल्दीराम हूं और मैं तुम्हें खाने की थाली देता हूं और वो थाली का दाम है जी 190 रुपए, और तुम कंज्यूमर हो, फाइनल कस्टमर हो, तुम्हें टैक्स इनवॉइस चाहिए ही नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए ही नहीं, क्योंकि तो टैक्स इनवॉइस भी नहीं चाहिए। अरे भैया क्या तुम कूड़ा मचा रहे हो, खाम खामे रहने दो ना, ऐसा कह करके तुम चले गए। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने इनवॉइस बनाया नहीं, लेकिन क्या मैं उस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि सर मैंने ऐसा नहीं कहा कि 200 रुपए से कम की चीज के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 200 रुपए की चीज के ऊपर अगर मैंने तुम्हारे को 200 रुपए में कोई चीज दे भी दी है, 190 में भी दे दी है, और मैं आपसे अलग से टैक्स के पैसे नहीं लेता हूं, तो क्या कहते हैं हमारे रूल बताओ? क्या हम मानेंगे वो टैक्स उसके अंदर इंक्लूडेड है, R/R+100 का फॉर्मूला लग जाएगा। टैक्स तो लेता ही होगा, टैक्स तो लगेगा, हाँ टैक्स तो ले रहा आप तो गुड्स और सर्विसेज जो भी है, मतलब आपने बोल दिया जी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मैं हल्दीराम हूं, मेरी हल्दीराम की जो थाली है 190 रुपए की, that shall be treated as inclusive of tax if you are not charging any tax or not providing any tax invoice to customer. Is it clear to all of you? तो हम क्या कह रहे हैं सर, अगर आप नहीं ले रहे कोई बात नहीं, आप उनसे क्या नाम है, हम उसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मान लेंगे और आपको है ना मैंडेटरीली इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ डे आपको लिखना पड़ेगा कि कितने कस्टमर ऐसे थे जो 200 रुपए से कम थे। तो यहाँ पे हालांकि अभी तक 200 रुपए की बात मैंने कहीं लिखी नहीं हुई, लेकिन नॉलेज के लिए आप लोगों को शेयर कर दिया। ये बात सही आ गई, समझ में आ गई? तो सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 सबको ना मैंडेटरीली कहता है सुनो सर। हमने कहा हाँ सर बोलो। कहते मैं कुछ कहने जा रहा हूं। मैंने कहा आप कौन हो? कहते सेक्शन 31 हूं। मैंने कहा अच्छा क्या कहना चाहते हो? सेक्शन 31 कहता है अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, हु कैन जनरेट टैक्स इनवॉइस? ओनली ए रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, टैक्स इनवॉइस कैसे दे दोगे भाई? जीएसटी नंबर तुम्हारा है नहीं। तो सेक्शन 31 कह रहा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इट्स टैक्सेबल सप्लाई, अभी इसका भी एक्सेप्शन बताऊंगा, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे नहीं, टैक्स इनवॉइसेस चाहे ना लगे लेकिन एग्जाम सप्लाई पे कुछ और हो सकता है। तो हमने क्या बोला? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सर्व टैक्स इनवॉइस टू इट्स रेसिपिएंट। ठीक है जी, ओके। तो यहां क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 31 मैंडेट द इशुएंस ऑफ इनवॉइस ओब्लिक टैक्स इनवॉइस ओब्लिक बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको इशू करना है फॉर एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जितनी उसने गुड्स और सर्विसेज दी उनके ऊपर उसको या तो इनवॉइस देना है या टैक्स इनवॉइस देना है या बिल ऑफ सप्लाई देना है। अच्छा सर, चलो अभी देख लेंगे कि किस किस केस में क्या क्या दिया जाता है।
सबसे पहली चीज, टैक्स इनवॉइस इज इशूड व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन मेक टैक्सेबल सप्लाई। ओके सर, वी ऑल नो टैक्सेबल सप्लाई होगी तभी टैक्स इनवॉइस दिया जाएगा। एग्जाम सप्लाई होगी तो हम तो रजिस्ट्रेशन के लिए ही बाउंड नहीं, टैक्स इनवॉइस कहां से दे देंगे। आगे चलते हैं। टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट एनेबल रेसिपिएंट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास में अगर इनवॉइस ही नहीं होगा, टैक्स इनवॉइस ही नहीं होगा, तो आपने परचेज किया था और परचेज पे टैक्स दिया है, ये बात कैसे प्रूव करोगे? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो ये एनेबल करता है। अभी इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो बता रहा हूं कि इसके काम क्या क्या है टैक्स इनवॉइस के। तो टैक्स इनवॉइस यहाँ डेबिट नोट क्या करता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होते हैं, ये भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ये तो पता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि टैक्स इनवॉइस जो हैं वो एनेबल करते हैं किसको, रेसिपिएंट को। किस काम के लिए जी? अपनी आईटीसी लेने के लिए। ओके। और टैक्स इनवॉइस कब तक बना दिए जाने चाहिए, ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। मैंडेटरी कब तक होना है, क्या है, वो सब पढ़ चुके हैं। चलो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन एक छोटा सा। अब कहता है एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। बंदा कौन है जी? रजिस्टर्ड सप्लायर। क्यों? रजिस्टर्ड सप्लायर के बिना अनरजिस्टर्ड सप्लायर टैक्स इनवॉइस नहीं ले सकता। नहीं, अनरजिस्टर्ड कैसे करेगा? अनरजिस्टर्ड के पास में अपना जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है वो, तो कस्टमर उसको टैक्स क्यों देगा? वो टैक्स इनवॉइस जनरेट ही नहीं कर सकता। तो कहता है रजिस्टर्ड सप्लायर होगा जो कि सप्लाई कर रहा होगा टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज, तो वो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अगर रजिस्टर्ड सप्लायर होगा जो कि एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहा होगा गुड्स या सर्विसेज की, अब मेरी बात सुनो, ऑल्दो ही इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, if he is supplying exempt supply only, but if a person who is not a registered person, if supplying some goods which is exempt or some taxable goods, then he is under an obligation to get himself registered under GST, isn't it? Yes, it is. याद है मैंने कहा था एक ब्रांच से एग्जम्प्ट कर रहा है, एक जगह से एग्जाम सप्लाई कर रहा है और दूसरी जगह से क्या कर रहा है? टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकता, लेकिन रजिस्ट्रेशन ले सकता है ना। एग्जाम सप्लाई है तो क्या हो गया सर, इसको खुद को डर लगता है, आज ये एग्जाम सप्लाई है, पता नहीं कल को टैक्सेबिलिटी के दायरे में आ जाए तो रजिस्ट्रेशन तो करा लेता हूँ, बाद में पता नहीं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितना पेचीदा हो जाएगा। पढ़ा भी है हमने रजिस्ट्रेशन। तो हमने कहा जी रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा, जो एग्जाम सप्लाई कर रहा होगा, वो टैक्स इनवॉइस तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो टैक्स ले ही नहीं सकता अपने कस्टमर से, क्योंकि सप्लाई ही एग्जम्प्ट है। तो क्या वो इस चीज के एविडेंस नहीं देगा सामने वाले पर्सन को? बिल्कुल देगा जी। वो क्या करेगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा। ठीक है सर। एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। कंपोजिशन स्कीम याद है? 1.5 करोड़ या 75 लाख एज द केस में भी। कंपोजिशन स्कीम यानी कि गरीब आदमी है ये बेचारा, और अपनी टर्नओवर के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो हाँ नहीं, वो मेरे को नहीं पूछना कि कौन कितना देता है, मेरे को मालूम है। ठीक है, हाँ रिवीजन हो जाती है इन पॉइंट से, ये बात तो है। और सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा क्या है, तो हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन की स्कीम के अंदर अगर वो पर्सन है तो सर वो बिल ऑफ सप्लाई दे, यानी कि एग्जाम सप्लाई कर रहा है या कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है तो तू बिल ऑफ सप्लाई देगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सर सीधी सी बात है, आप किसी से टैक्स ले नहीं सकते तो नहीं, अगर आप किसी से टैक्स ले नहीं सकते तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करोगे? आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा, ना एग्जाम सप्लाई पे दे रहा है, ना आपकी कंपोजिशन स्कीम में जो पर्सन होता है वो भी तो दूसरे से आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं ले सकता ना। तो जब आपको टैक्स ही नहीं लेना तो टैक्स इनवॉइस कहां से? लेकिन इस केस में आप क्या सेंड कर रहे हो जी सामने वाले रिसिपिएंट को? बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब एक बंदा है जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर है, लेकिन ये इस तरीके का सप्लायर है जिसका कि टैक्स रिसिपिएंट पे करता है आरसीएम के अंदर, तो क्या वो भी बिल ऑफ सप्लाई देगा? देखो मैंने ना एक बार बोली थी और ये बात समझाई थी मैंने तुम्हारे को, एग्रीगेट टर्नओवर
के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये चालान नहीं इशू करता? मैं सुनो तो सही, भावुक क्यों हो रहे हो? मैंने कब कहा कि ये चालान नहीं इशू करेगा या क्या नहीं इशू करेगा? मेरी बात तो सुन लो एक बार को। मैं क्या कह रहा हूं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या चीजें टैक्सेबल नहीं होती? बिल्कुल होती हैं सर। हाँ, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट सप्लाई अगर कर रहा है तो उसके अंदर वो अपनी सप्लाई को एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर ले सकता है, क्योंकि टैक्स वो नहीं पे कर रहा, वो आउटपुट टैक्स नहीं चार्ज कर रहा। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो एग्जम्प्ट सप्लाई दे रहा है। एग्जम्प्ट सप्लाई थोड़ी दे रहा है, वो सिर्फ उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। मान लो एक मिनट के लिए, याद है मैंने कहा था तुम्हारे को, मान लो मैं क्या नाम, मैं जीटीए हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ, आप मेरे ग्राहक हो। मैंने आपको बोला जी आरसीएम के अंडर टैक्स देना चाहोगे या मुझे देना चाहोगे, ऑप्शन है मेरे पास में। मुझे देना तो 12% देना पड़ेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना तो 5% देना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, रिसिपेंट कहता 5% ही दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीटीए की सर्विसेज, मतलब ये हुआ कि जीटीए की सर्विसेज जो हैं वो एग्जम्प्ट के अंदर आ गई हैं इस काम के लिए। नहीं सर, यहाँ पे आरसीएम लग रहा है, आरसीएम लग रहा है। और अगर आरसीएम लग रहा है वो चार्जेबल टू टैक्स है, वो चार्जेबल टू टैक्स है, तो सर ये टैक्स इनवॉइस ही इशू करेगा। यानी कि वो क्या कहेगा, मैंने सप्लाई दी इतने की, इस पे आरसीएम के अंडर टैक्स बनता है इतना, जो कि जाओ तुम पे कर देना। तो वो कलेक्ट कितना करता है? वो कलेक्ट करे या ना करे, सीधी सी बात है। दोनों चीजों के अंदर कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई देता है ना, वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है। कोई भी पर्सन जो टैक्स नहीं जुटा सकता अंडर कंपोजिशन स्कीम या फिर एग्जम्प्ट सप्लाई, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू। सिंपल। ऐसा तो नहीं ना कि आरसीएम के अंदर आने की वजह से इसकी कोई एग्जम्प्ट सप्लाई बन गई है, ऐसा थोड़ी है। तो वो टैक्सेबल ही, लेकिन टैक्स कौन पे कर रहा है? सर रिसिपेंट पे कर रहा है तो ठीक है, फिर ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। करना तो चाहिए हाँ सप्लायर को। लेकिन अब तुम कहोगे सर वो बंदा बाहर बैठा हुआ है, अगर बाहर बैठा हुआ है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पर्सन्स की बात कर रहा हूं जो कि आरसीएम के अंडर इंडिया में आते हैं। शेड्यूल में भी आता है इनको स्मार्ट इंडिया में तो नॉर्मली भी टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा इंडिया वाला, तो आउटसाइड इंडिया वाले को तो मानेंगे ही नहीं हम। अच्छा आगे सुनो जी क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ऐसा है टैक्स इनवॉइस इशू करने के ना कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, कुछ मैंडेटरी चीजें हैं, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो कि हमारे को जो है वो करना पड़ेगा। यानी कि हमने ये नहीं कहा कि टैक्स इनवॉइस का मतलब यही है जी, ये चीज सबका सिमिलर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए, तभी हम उसको टैक्स इनवॉइस बोलेंगे। और टैक्स इनवॉइस हमेशा हाथ से ही काट करके दिए जाए ये भी जरूरी नहीं है, मैनुअली भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं। एक और बात आप लोगों को लगता होगा, जैसे मैंने बार बार बोला है ना, क्योंकि अभी तक आपने प्रोसेस को सुना है, केवल प्रोसेस करते हुए देखा नहीं है ना। आप लोगों को लगता होगा कि सर हम ना इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे दिलवाते हैं कि हम सप्लायर हैं, हमने उसको टैक्स इनवॉइस इशू किया और उसकी स्कैन कॉपी हम वहां पे अपलोड कर देते होंगे, ठीक जैसे हम किसी एडमिशन फॉर्म के अंदर अपनी फोटो अटैच करने के लिए उसको उसकी स्कैन कॉपी लगा देते हैं। ये सोचना गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने फोटो स्कैनर से खींची, फोटो फोन से खींची और उसको अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा बिल को स्कैन नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, बिल के अंदर कुछ चीजें होती हैं, क्या क्या डिटेल्स होती हैं इनवॉइस के अंदर, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। बिल के अंदर कोई चीजें होती हैं जो आपने इशू किया है उसको, अब आप क्या करते हो, उसमें से जो चीजें वहां मांगी गई है ना वो अपलोड कर देते हो। जैसे वो आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगता है जी, अमाउंट ऑफ सप्लाई मांगता है जी, टैक्स रेट मांगता है जी, टैक्स अमाउंट मांगता है जी, ये सारी चीजें आप अपलोड कर देते हो। उसके अंदर जाते हो जी और अपना अकाउंट ओपन करते हो और ये मेरा अपलोड हो गया, उसका आईडीटी कह रहा हूँ, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है आपके रिसिपिएंट को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट के अंदर, स्कैन कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, ओनली प्रिस्क्राइब्ड डिटेल आर फर्निश्ड ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल। जैसे कि एक HSN कोड भी होता है और सर्विस अकाउंटिंग कोड भी होता है इन केस ऑफ सर्विसेज। HSN कोड क्या होता है, गुड्स समझो, गुड्स के लिए होता है,
क्लासिफिकेशन करती हैं, ये ना बाहर से आया है कॉन्सेप्ट, जीएसटी खुद बाहर से आया है। अब एक बात बताओ, तुमने कपड़ा बेचा, कपड़े में भी कितनी सारी वैरायटी है, सिल्क है, कॉटन है, जूट है, क्या है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। फिर उससे बनी हुई कोई चीज, कपड़े से बनी हुई कोई चीज, ड्रेस है, जैकेट है, क्या है क्या नहीं है, तो सबके लिए ना क्लासिफिकेशन करने के लिए ना हमने HSN कोड रखती है। एक कोड होता है जिसका भी हम सप्लाई कर रहे होते हैं और सप्लाई ले रहा होता है सामने वाला, वो किस तरीके से जाना जाता है उसका नाम नहीं आता चीज का, HSN कोड आता है। जैसे आपके एरिया कोड होते हैं ना, चिट्ठी कहाँ पहुंचानी है जी, चींटी चिट्ठी, चिट्ठी कहते हैं उसको, लेटर, यू नो, लहरा, मेरा लहरा, there लहरा। हाँ वो लाइक अच्छा सुनो सुनो सुनो, अच्छा देखो, अब पर्टिकुलर्स पढ़ते हैं जी। क्या पर्टिकुलर्स हैं सर? हमारे टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या होना जरूरी है? सबसे पहली बात तो सर नाम एड्रेस होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। नेम एड्रेस और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सप्लायर या फिर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अगर है तो उसका भी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस और नाम होगा, ठीक है ना। और सप्लायर रजिस्टर्ड कब होता है? जब उसको वो कहता है जी मेरे को भी तो आगे काम करना है। तो नेम एड्रेस, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सप्लायर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। अच्छा कभी कभी मैंने तुम लोगों को बताया था सीटीपी और एनआरटीपी क्यों, हाँ सीटीपी और एनआरटीपी वाली तो बात ठीक है, और एक अपने और भी होते हैं ना जिनके पास में यूआईएन नंबर होता है, हाँ जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स वगैरह होते हैं, वो लेते हैं तो उनको हम टैक्स वापस कर देते हैं, उनका दिया तो उनको। प्रायोरिटी बेसिस पे था 3 दिन में हाँ। रजिस्ट्रेशन हाँ रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ था, और क्या नाम है, अगले दिन मंथ की 28 तारीख से पहले पहले उनके पास रिफंड भी आ जाता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रखने वाला कोई भी पर्सन जो कि आपका रिसिपिएंट है, उसका नाम, एड्रेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप कोड करेंगे किसके ऊपर? बिल के इनवॉइस के इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के ऊपर, ठीक है। अच्छा टैक्स इनवॉइस में ना सबसे कॉर्नर पे तुम देखते हो सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं, तो सीरियल नंबर जो कि 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये कौन सा वाला सीरीज नंबर है? सीरियल नंबर जैसे वो लिखे नहीं होते 1 2 3 4 5 इनवॉइस नंबर 6, इनवॉइस नंबर अलग होता है, तो सीरियल नंबर। अरे तुमने वो बुकलेट से नहीं देखी, अगर तुम अच्छा, मैनुअल देख रहे हो, अच्छा, पर्ची नंबर, ऐसे दुष्ट लोग हैं। ठीक है। नहीं वो लिख दिया ना आपने पॉलिसी यूज अच्छा सुनो और सुनो और सुनो, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, डेट होनी चाहिए उसके ऊपर। इन केस ऑफ रेसिपिएंट, अब ये सुनना जरा, अगर रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है जी, और वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ना वो ज्यादा है, किससे? 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा उस पर? नेम एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट लिखना पड़ेगा, एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ स्टेट और कोड ऑफ स्टेट लिखना पड़ेगा। अब ये ऐसा जो लिखा हुआ है, ये तीसरा पॉइंट, ये क्यों लिखा हुआ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ताकि हम उसको टैक्स लगा सके, इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट है, इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, और वैसे भी हमारा जीएसटी जो होता है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। अगर हम ये कोट नहीं करेंगे ना कि कहाँ जा रहा है तो हम लगा पता नहीं नहीं सकते। चलेगा। तो फिर पता ही नहीं लगेगा ना, सीधी सी बात है, पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, कौन सी स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। अच्छा जी, अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 50,000 रुपए से कम है तो कोई बात नहीं, अगर रिसिपिएंट चाहे तो ये चीजें उस पर कोट करवा सकते, ठीक है ना, वरना आईटीसी कैसे लेगा। अच्छा अनरजिस्टर्ड भी आईटीसी लेगा। अनरजिस्टर्ड क्यों आईटीसी लेगा? मैंने तो कहा अनरजिस्टर्ड का लिखा है ना, उनका हमने कहा है। अच्छा हाँ अनरजिस्टर्ड का। अच्छा और सुनो HSN कोड लिखना है, वो मैंने अभी आपको बताया, HSN कोड होना चाहिए, HSN कोड लेना होना चाहिए गुड्स का या सर्विसेज का, और अकाउंटिंग कोड होना चाहिए इन केस ऑफ सर्विसेज। जैसे HSN कोड गुड्स के केस में होता है, ऐसे एसएससी कोड सर्विस सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है सर्विस के केस में। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होनी चाहिए उसके ऊपर, इनवॉइस के ऊपर, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। कभी कभी ये होता है ना कि हम गुड्स भी दे रहे होते हैं और सर्विसेज भी दे रहे होते हैं साथ में,
ठीक है, टोटल वैल्यू होनी चाहिए उसकी, और टोटल वैल्यू किसकी होनी चाहिए? गुड सर्विस की। ऐसी टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि हमने सप्लाई तो किया था इतना, टैक्सेबल इतना है, ये वाली चीज टैक्सेबल। अच्छा अच्छा, उसकी वैल्यू आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट, हाँ, टैक्स लगाओ, उसके बाद टैक्स जोड़ के भी value। देखो 1 मिनट के लिए मैंने एक बात बोली थी ना, मेरी बात सुनो ना ध्यान से। मान लो 500 रुपए टैक्सेबल सप्लाई थी, हाँ सर, ये रहा 500 रुपए की टैक्सेबल सप्लाई थी, 5 लाख रुपए की टैक्सेबल सप्लाई थी हमारी, हमने 50,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अब 4.5 लाख रुपए की टैक्सेबल सप्लाई हो गई ना। तो ये आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमें दिखाना पड़ेगा, ये बोला मैंने बस। डिस्काउंट इस पर टैक्स लगाने के बाद लग रहा है। क्यों डिस्काउंट टैक्स लगाने के बाद क्यों लग रहा है? अच्छा ठीक है। हाँ, डिस्काउंट टैक्स लगाने के बाद नहीं लग रहा, टैक्स लग रहा है जैसे डिस्काउंट लगाने के बाद। भाई जो चीज डिस्काउंटेड रेट पे चली गई है उसके ऊपर कंसीडरेशन तो आई नहीं है ना, कंसीडरेशन नहीं है तो जीएसटी किस पे लगाओ। अच्छा, अगला लिखा हुआ है रेट कितना इंपोज किया गया भाई उसके ऊपर, नील रेट ऑफ सप्लाई है 18% है, 12% है, 4% है, व्हाटएवर। 5 अमाउंट, हाँ 5, छोड़ो ना उस चीज को, मैं भाई रेट लिखना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज जो अमाउंट है वो आपने कितना अमाउंट निकाला है उसका, और ये अलग अलग होना चाहिए, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, यूटीजीएसटी अलग, या आईजीएसटी का केस है तो अलग अलग दिखाई देने चाहिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करना होता है, एक दूसरे से नहीं हो सकता। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई विद नेम ऑफ स्टेट एंड स्टेट नेम कोड, ये क्यों होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। आपने लगे कि सीजीएसटी किससे एडजस्ट होगा? नहीं, मैंने एडजस्टमेंट्स नहीं सिखाई, नहीं एडजस्टमेंट तो सिखाई थी आईटीसी चैप्टर के अंदर, लास्ट लेक्चर में। आपने बताया लास्ट लेक्चर में एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लेक्चर में सब बताया तो ये तो आईटीसी का। जैसे सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी से हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैंने दिखाओ खुद जान जाओ। अगर तुम्हें याद नहीं है, मैं इतना बड़ा सब कुछ नहीं बोलूंगा अभी दोबारा। तुम सारा का सारा एडजस्टमेंट जो है आईटीसी की लास्ट वीडियो में देख सकते हो। अब शांत रहो, ये थोड़ी है कि सारा का सारा मैं दोबारा बोलने लग जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, इधर सुनो, वो तुम्हारे पास में है, तुम देख सकते हो। अच्छा सुनो मेरी बात, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि क्या टैक्स हमें आरसीएम के अंडर पे करना है, यानी कि अपने रिसिपेंट से पे करवाना है, तो वो भी टैक्स इनवॉइस के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है। सिग्नेचर होंगे या डिजिटल सिग्नेचर होंगे, किसके होंगे, सप्लायर के या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के। जैसे कि मान लो कोई इंस्टीट्यूट का ओनर है, उसने खुद को एज एन ओनर, उसके साइन जो है वो ऑथराइज्ड है, या फिर किसी रिसेप्शनिस्ट के, दोनों हो सकते हैं। अच्छा जी, ये जो है सिग्नेचर जो है ये ई बिल के केस में नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है ना हमारा, उसके ऊपर साइन कहाँ करें। ये ई बिल है, ई वे बिल है? ई वे बिल नहीं है, ई बिल है। तो ई बिल है तो डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर उसके अंदर हो सकते हैं, मतलब आपको मैनुअल करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, क्यूआर कोड होता है हमारा, क्यूआर कोड देखा है? हाँ देखा। क्विक रिस्पांस कोड होता है हमारा। क्यूआर कोड हमारे इनवॉइस का पार्ट हो सकता है अगर हम चल रहे हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ में। अब ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या होता है ये भी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। यानी कि इतना समझ लो कि आपके बिल के ऊपर, कभी कभी आप बिल लेते हो उसके ऊपर एक क्यूआर कोड सा नहीं बना हुआ होता, क्यूआर कोड टाइप बना हुआ होता है, या फिर आजकल तो ये हो गया ड्राइविंग लाइसेंस भी हो गया, उसके अंदर आपकी सारी जानकारी आती है, आधार कार्ड पे भी बना हुआ आने लग गया। अमेज़न से बिल उस पे होता है। हाँ, अमेज़न से जो बिल आता है उस पे होता है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि HSN कोड जो होता है, HSN कोड होता है ना क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए। अगर आपकी टर्नओवर जो है लास्ट ईयर की टर्नओवर 5 करोड़ से कम थी या फिर उसके अंदर ही थी, ठीक है जी, ठीक है, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर की 5 करोड़ से ऊपर थी या फिर 5 करोड़ तक थी, तो आप, और आपने जो सप्लाई दी है वो बिजनेस टू बिजनेस दी है,
यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, मैं आपको बेच रहा हूं, आप आगे बेचोगे, बिजनेस टू बिजनेस है। तो 4 डिजिट HSN कोड आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। याद रखना दोनों क्राइटेरिया, लास्ट ईयर 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर थी आपकी, और साथ में आपने जो सप्लाई दी है वो बिजनेस टू बिजनेस दी है, तो आपको 4 डिजिट HSN कोड करना पड़ेगा। और अगर आपने बिजनेस टू कस्टमर है, यानी कि आप लास्ट डीलर थे उस सप्लाई के अंदर और इसके बाद में फाइनल कस्टमर ही है, तो बिजनेस ने अगर कस्टमर को दिए, B2C पे हुआ है, 5 करोड़ से ऊपर थी लास्ट ईयर की सप्लाई, तो 4 डिजिट का HSN कोड ऑप्शनल है। यानी कि B2B हो या B2C हो, HSN कोड आप इसमें तो कंपल्सरली लगाएंगे ही लगाएंगे, यहां पे ऑप्शनल हो सकता है। 5 करोड़ तक ना सर? 5 करोड़ तक नहीं, अगर लास्ट ईयर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करके तो उसमें एक्सीड, अप टू 5 करोड़ यानी कि इक्वल नहीं है ना 5 करोड़, मतलब क्या 4 करोड़ के हाँ 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 4999 499 है या फिर 5 करोड़ तक है, ऊपर नहीं गई है, तो आपके लिए ऑप्शनल है ये वाला काम B2C में। लेकिन अगर 5 करोड़ को एक्सीड कर गई है, तो चाहे B2B हो या B2C हो सप्लाई, आपको 6 डिजिट HSN कोड कंपल्सरली कोड उसके ऊपर लिखना जरूरी है। ठीक है जी, ओके। 6 डिजिट HSN कोड। चलो आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि अगर आपने सर्विस दी है ना, तो आपको 6 डिजिट सर्विस अकाउंटिंग कोड दो, जो कि क्लासिफाई करता है अलग अलग सर्विसेज को, वो जो है कोड करना जरूरी है ही अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर। सर्विस के लिए डिजिटल सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, ओके। तो गुड्स के लिए 4 मानेंगे, गुड्स के लिए HSN कोड होता है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, ये देखना कि टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई किस तरीके से इशू किए जाते हैं। अगर सप्लाई की जा रही है गुड्स की, तो ट्रिप्लीकेट कॉपी बनाई जाएगी। ट्रिप्लीकेट कॉपी में 3 कॉपी बनाई जाएंगी, ओरिजिनल जो होगी वो रिसिपेंट को दी जाएगी। आपने देखा 3 कॉपीज होती हैं, कार्बन कॉपीज भी होती है कई बार, तो ओरिजिनल कॉपी जो है वो रिसिपेंट को दी जाती है, डुप्लीकेट जो है वो ट्रांसपोर्टर को दी जाती है। अब जब एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जा रहा है, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट कुछ भी हो, बीच में पुलिस वाले मामे रोक सकते हैं, मामा जी रोक सकते हैं, भाई क्या लेके जा रहे हो, इलीगल चीज तो नहीं लेकर के जा रहे हो। तो उनको दिखाने के लिए क्या होता है, वो बिल होता है। ठीक है जी, तो सप्लाई ऑफ गुड्स अगर हम करते हैं तो ओरिजिनल तो चला जाता है रिसिपेंट के पास में, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास में चला जाता है, और ट्रिप्लीकेट जो होता है, जो तीसरा होता है, वो सप्लायर के पास में रहता है ऑफिस कॉपी के लिए। अब सर्विसेज जो होती है ना, वो सर्विसेज ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो इसका डुप्लीकेट होता है, 2 कॉपी बनाए जाते हैं, और 2 कॉपी में ओरिजिनल रिसिपेंट के पास और डुप्लीकेट सप्लायर के पास ऑफिस कॉपी रखी जाती है। तो ये हमारे पास में मैनर। हाँ जी, अगला टॉपिक जो है वो है ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग क्या होता है? ई इनवॉइसिंग का मतलब होता है ई बिल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल। अब ये कैसे जनरेट किए जाते हैं ई इनवॉइसिंग? तो सबसे पहले तो, और ई इनवॉइसिंग करना किसके लिए मैंडेटरी है और कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये हमें पढ़ना है। तो ई इनवॉइसिंग के लिए क्या बोला जाता है कि ना, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए नोटिफाइड कैटेगरी की, कुछ नोटिफाइड कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस है जो कि बिजनेस टू बिजनेस के बीच में, बिजनेस टू कस्टमर नहीं। तो ई इनवॉइसिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस टू जीएसटी सिस्टम फॉर सर्टेन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। यानी कि कुछ नोटिफाइड पर्सन है। अब ये नोटिफाइड पर्सन कौन है? जिनकी की टर्नओवर 2017 से लेकर के आज तक, 17-18 से लेकर के आज तक 50 करोड़ को एक्सीड कर गई है टर्नओवर। अच्छा, और वो बंदे क्या कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस जो है वो हमारे पास में क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि B2B। मेरी बात सुनो ध्यान से।
हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखा हुआ है, हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखा हुआ है, आईटीसी। अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें, मान लो हम कोई ऐसा सिस्टम बना दें जिसके के अंदर मिस्टर वाई ने जो बिल पे किया, जीएसटी पे किया था मिस्टर एक्स को, उसको मिस्टर एक्स किसी तरीके से अपलोड कर दें गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर एग्जैक्टली नहीं, किसी सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर नहीं, किसी सिस्टम के ऊपर, और वो ऑटोमेटिकली आईटीसी के लिए एप्लीकेबल हो जाए, तो ये और सरल हो जाएगा ना काम। अब मिस्टर वाई को अपना आईटीसी क्लेम करने के लिए दोबारा से मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी चीज को देखते हुए हमने क्या किया, ई इनवॉइसिंग की बात लेकर के आए। अब ये ई इनवॉइसिंग क्या होता है, अब हमारे दिमाग में आ गया होगा कि सर ई इनवॉइसिंग का मतलब एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पास में गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर कुछ होती है। ऐसा कुछ नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं समझाता हूं, पहले इसका मीनिंग ही समझाता हूं। आपने ना बिल्स तैयार किए, देखो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझना, मीनिंग बाद में देखेंगे। आपने एक इनवॉइस तैयार किए, उस इनवॉइस के अंदर कुछ डिटेल्स हैं, उसको आप डिटेल को अपलोड कर देते हो किसी सिस्टम के अंदर, कोई सिस्टम है मान लो, उसके अंदर उस पोर्टल के ऊपर आप अपलोड कर देते हो। अब वो आपको क्या करता है, एक ई इनवॉइस इशू कर देता है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, वो आपको एक ई इनवॉइस इशू कर देता है जो कि सबके लिए समान होता है, एक जैसा ही दिखने वाला होता है। आपसे उसने कुछ 3-4 चीजें मांगी, आपने वो अपलोड की, उसने एक ई इनवॉइस बना करके आपको भेज दी। अब जब वो ई इनवॉइस भेज रहा है तो उसमें जो टैक्स का अमाउंट है, ये इनवॉइस कैसे बना है, ये इनवॉइस ऐसे बना है, आपके रिसिपेंट ने आपसे गुड्स या सर्विसेज ली हैं, आप उसको इनवॉइस इशू करने वाले हो, आपने अपने यहाँ पे इनवॉइस तैयार कर ली है मैनुअली मान लो, और फिर उसके बाद में आपने उसके ऊपर कुछ अपलोड कर दी, वही सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी मैनुअल या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बने हुए बिल के अंदर पड़ी हुई थी, वो सिस्टम में डाली, वहां से एक अनोखे तरीके का ई बिल जनरेट हुआ। वो ई बिल आपने किसको दे दिया, अपने रिसिपेंट को दे दिया, और ई बिल जिस अथॉरिटी ने आपको इशू किया उसने ही इसको आगे भी सेंड कर दिया। तो आपकी अब मशक्कत बच गई, वरना आप क्या करते, किसी पोर्टल पे जाकर के डबल काम करते। अच्छा, ये ई इनवॉइसिंग किसके लिए जरूरी है, वो बंदा जिसकी कि 2017-18 से लेकर के जब से जीएसटी आया था से आज तक कभी भी 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर चली गई है, तो वो पर्सन, और साथ में क्या कर रहा है, वो B2B बिजनेस कर रहा है, यानी कि ये फाइनल कस्टमर को सेल नहीं कर रहा, आगे फाइनल कस्टमर अभी आने वाला, तो वो पर्सन ई इनवॉइसिंग करेंगे। ओके सर, तो मतलब क्या है, मकसद क्या है इसके पीछे, ये समझ में आ रहा है। मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि आईटीसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाया जाए। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ, बोला गया कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है इसका, इट इज नॉट जनरेशन ऑफ इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल से नहीं। टैक्स पेयर क्या करता है, अपना जीएसटी इनवॉइस होता है उसके पास में, किसके अंदर, उसके अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, उसकी बिलिंग के सिस्टम के अंदर, या फिर उसके ईआरपी सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। अब आपका जो, जैसे मान लो कि किसी ने मुझे कोई ऐप दे रखी है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं उसके अंदर, तो मैं खुद तो नहीं कर सकता ना, मैं उस अथॉरिटी को बोलूंगा कि सर ये चेंजेस करो। तो ऐसे ही किसी ने आपका ईआरपी सिस्टम बनाया हुआ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसमें आपने ना उसको एक रिक्वेस्ट करनी है, कहते सर सुनो, अब मैं जो है 50 करोड़ को एक्सीड कर चुकी है मेरी टर्नओवर, और अब मेरे लिए कंपलसरी हो गई है, और मैं साथ में B2B बिजनेस भी करता हूं,
तो मेरे लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो गई है। तो अब आप इसके अंदर ना चेंज कर दो अपनी ईपीआर सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जिसका भी आपने पैकेज ले रखा है, और उसको आप इस तरीके से चेंज कर दो कि वो कनेक्ट हो जाए किसके साथ में, ई इनवॉइसिंग देने वाली अथॉरिटी के साथ। ठीक है, अब उन्होंने ये चेंज कर दिया। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेयर will continue to create their GST invoices on their own accounting, यानी कि उसको कुछ नहीं करना, उसको अपने यहीं पे क्रिएट करने हैं, अपने अकाउंटिंग पे, अपनी बिलिंग पे, अपने ERP सिस्टम पे, एज पर ई इनवॉइसिंग। एज पर ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या हो गया कि ये जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है ये कंपैटिबल होना चाहिए, तुम्हारा ERP सिस्टम कंपैटिबल होना चाहिए उस सिस्टम के साथ, तो वो कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है, इसके बाद में ये जो इनवॉइसेस होते हैं ये रिपोर्ट किए जाते हैं कहां पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर, IRP कहते हैं इसको। IRP की फुल फॉर्म क्या है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल गवर्नमेंट वाला काम नहीं हो रहा, ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल मतलब हमने गवर्नमेंट को नहीं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर ये बिल्स जो है अपने सबमिट कर दिए हैं। बिल सबमिट करने का मतलब उसके जुड़ी हुई जानकारी। अच्छा जी, अब वो क्या करेगा, आपको जो वो सिस्टम होगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो आपको क्या करेगा, इस रिपोर्टिंग के बाद में जनरेट कर देगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि डिजिटली साइंड होगा और रिटर्न कर देगा ये ई इनवॉइस के शेप में किसको, सप्लायर को। कि लो भाई साहब, आपने जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी ना उसको मैंने ई इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया है और आपको दे दिया है, और इसके अंदर जो है इस ये IRP जो है ना आपको दे देता है क्या, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है वो आपके पास में आ जाता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे आपके QR कोड्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही जो आप अभी कह रहे थे ना अमेजोन से आता है, तो वो एक QR कोड टाइप सा बना हुआ होता है, वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर ही होता है, इसकी शेप में ही आता है। अच्छा जी, अच्छा वो जो लंबा सा होता है उसमें लंबा सा तो बारकोड होता है, जो लाइनें लाइनें होती हैं। एक और होता है जैसे पेटीएम वगैरह में होता है, कभी देखना मैं दिखा दूंगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद में ये क्या कहता है, कहता है ई इनवॉइस वही वैलिडेट होगा जो कि IRN से होगा, जिसके अंदर की इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा, वही ई इनवॉइस। यानी कि आपका ये आपका एक इनवॉइस बना हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा कुछ 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 करके ऐसे बने हुए होते हैं ना, वो बना हुआ। सर ये तो बाद में बनेगा ना, हम तो इनवॉइस दे रहे हैं जब तक हमने इनवॉइस दे दिया, ये देखो पहली लाइन में हमने इनवॉइस दे दिया, उसने कन्वर्ट कर दिया, IRP ने कन्वर्ट कर दिया उसको, क्या नाम है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर दे दिया, अच्छा तो रिटर्न वाली, और फिर बाद में वो बना करके ई बिल टाइप आपको रिटर्न कर दिया, और आपने फिर उसकी कॉपी कहाँ सेंड कर दी अपने रिसिपिएंट को, ले भैया। और उसने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने इसके अंदर जो टैक्स का अमाउंट था ना वो आगे सबमिट भी कर दिया। अच्छा ये पहले इजी आप में ऐसे काम जो रेसिपिएंट को दे रहे हो तो तब के लिए बनता है, उससे पहले, हाँ रिसिपिएंट को देने से पहले बनता इनवॉइस दे रहे, लेकिन बशर्ते आप B2B बिजनेस कर रहे हो और दूसरा पैसा आपकी टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड कर दी। सर वो ये। भी तो बात है ना। अच्छा, हाँ वो टर्नओवर वाला लिखा होगा, शांति तो रखो। क्या था, बल्क अपलोडिंग जो होती है ना IRP पे, ये अवेलेबल होती है। आपको एक इनवॉइस थोड़ी होगा हमारा, 50 इनवॉइस होंगे दिन भर की, 500 इनवॉइस भी हो सकते हैं, तो सारे के सारे बल्क में ये वहां पे अपलोड हो जाते हैं। चलो ये तो था हमारे पास में मीनिंग। अब देखो, सुनो और समझो। तो कहता है ई इनवॉइसिंग हैज इंट्रोड्यूस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस टू GST सिस्टम फॉर सर्टेन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है जी, ये नोटिफाइड की भी मैंने आपको बता दिया 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है जी, पर्सन जो है ना वो रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। इसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो कि पैन के ऊपर बेस्ड थी, अब ये पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझ लो। पैन बेस
पैन बेस टर्नओवर क्या मतलब क्या होता है? मान लो मेरा पैन कार्ड है, पैन कार्ड तो एक ही होता है ना मेरे पास में, वन पैन ओनली, लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरे अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। कैसे? मान लो अब 1 मिनट के लिए मेरा बिजनेस मुंबई में था और इसकी टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ है अभी तक, तो क्या मेरे को ई इनवॉइस भेजना है, देना है? नहीं। अगर मैं B2C भी कर B2B भी कर कर रहा हूं तो भी नहीं होगा, B2B भी कर रहा हूं तो भी ई इनवॉइस नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, भगा दिया मैंने इसको। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी एक ब्रांच तो मुंबई में है और एक मेरी है जयपुर में, हाँ, इनका एग्रीगेटर है 50 करोड़। इनके एग्रीगेट की बात कर रहा हूं, एक में तो 40 करोड़ है और एक में 20 करोड़ है, तो मैं क्या बोलूं? नहीं, दोनों में ही इनवॉइस नहीं दूंगा। ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, एग्रीगेटर हुआ है पैन बेस्ड ये दोनों है ना। क्यों? क्योंकि मेरी जो टर्नओवर है दैट इज मोर देन 50 CR, क्योंकि मेरी टर्नओवर है 60 करोड़। ये होती है पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, बात समझ में आई? चलो जी, तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है ना वो आपकी पैन बेस्ड होनी चाहिए और उसकी लिमिट कितनी है जी? 50 करोड़, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ 7-8 से 17-18 से लेकर के कभी भी किसी भी साल में ये 50 करोड़ को एक्सीड कर गई, तो वो क्या करेगा जी? विल रिक्वायर टू इशू इनवॉइसेस, अगर वो बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई दे रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये जेड था फाइनल कस्टमर, तो सप्लाई बाय मिस्टर एक्स टू होम? मिस्टर वाई, 50 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी, लेकिन वाई से जेड में फाइनल कस्टमर है नहीं, इसको B2B नहीं है, ये B2C हो गया ना। अच्छा, एक और बात, अगर मिस्टर एक्स जो है वो सप्लाई दे रहे हैं किसमें? एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजों का, वो कहाँ सामान भेज रहे हैं? चाइना में। चाइना में बिजनेस वाला बिजनेस ही होना चाहिए। हाँ, बिजनेसमैन को ही देगा। अच्छा, ये नहीं है अब उसके अंदर के कस्टमर टू कस्टमर हो या बिजनेस टू बिजनेस हो। यहाँ से वैसे हम ये मानते हैं कि जब कोई चीज बाहर जाती है ना तो वहाँ कस्टमर नहीं मानते, वहाँ तो हम यही मानते हैं कि वो इम्पोर्टर ही होगा, वहाँ वाला इम्पोर्टर होगा ना, हम एक्सपोर्टर हैं। तो अगर ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी 50 करोड़ से ऊपर अगर इसकी टर्नओवर चली गई है तो इसको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब एक बात सुनो जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है हमारे पास में कि अगर हमने आरसीएम के अंडर टैक्स लगाया है, इफ इनवॉइसेस इज इशूड, ई इनवॉइसेस ओ क्या नाम है, टैक्स इनवॉइसेस बनते हैं ना इन केस ऑफ आरसीएम, याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इफ इनवॉइस इज इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई टैक्स, सप्लाईज टैक्स ऑन विच इज पेबल इज आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल। यानी कि आप कौन हो? आप एक पर्सन हो जो कि आरसीएम, जिसका कि रिसिपिएंट आरसीएम के अंडर टैक्स पे करेगा। आपने एक ऐसी सप्लाई दी है जो कि आरसीएम के अंडर आती है, ठीक है जी, तो क्या आप इनवॉइस, क्या आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आपके टैक्स इनवॉइस ई फॉर्म में होने चाहिए? हाँ सर, होने चाहिए। अगर आप B2B बिजनेस करते हो और साथ में आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर जा चुकी है तो कोई शक? दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जी, कहते हैं ऑल्सो अवेलेबल फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनो और सोचो कि ऐसा क्यों। एक सोचने वाली बात है, मैं कौन हूं? मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने रजिस्टर कराया खुद को अमेजॉन के साथ,
अमेजोन पे ऑर्डर आप करते हैं तो क्या अमेजोन इस चीज का वेट करता है कि ठहरो ठहरो जरा मैं आपके बिल बनवा दूं अपने मेंबर से, बिजनेसमैन से, ताकि वो आपको सप्लाई दे सके? नहीं, पागल हो क्या? इतना टाइम लगाऊंगा इतनी देर में तो ये ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो वो क्या करता है, जैसे ही तुम ऑर्डर कर देते हो ना चीज को, तुम्हारा बिल टैक्स इनवॉइस बन जाता है और ई टैक्स इनवॉइस बन जाता है, इमीडिएटली तुम्हारे पास में आ जाती है नोटिफिकेशन के वे में। और अगर तुमने नहीं देखा ऐसा अपना ई इनवॉइस, तो वो तुम देखते हो अपनी डिलीवरी पैकेट के ऊपर, या फिर सेम अगर आपको चाहिए तो इमीडिएटली विद इन 1 और 2 मिनट आपके पास में आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है। कभी चेक कर लेना। तो अब क्या ये अपने बिजनेसमैन के लिए रोका था ई कॉमर्स ऑपरेटर? नहीं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो वैसे भी 50 करोड़ से कितनी ऊपर टर्नओवर कर देते हैं, एक ही दिन में पता नहीं लाखों करोड़ों कस्टमर ऑर्डर करते हैं। तो हमने कहा ही किसके लिए ये अच्छा है, ये सिस्टम किसके लिए अच्छा है? कहते हैं देखो जी, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना, वो अपने सारे इनवॉइसेस को रिपोर्ट करवाएंगे कहां पे? आईआरपी पे। ठीक है जी, आईआरपी पे, और जनरेट करेंगे ई इनवॉइस किसके बिहाफ पे? अपने बिहाफ पे नहीं। ये थोड़ी ना गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके बिहाफ पे ये दे रहे हैं उसके बिहाफ पे वहां पे लिखा हुआ होता है। अगर आपने अमेजोन से वगैरह चीजें देखी हैं, मंगाई हैं, तो उसके अंदर नीचे लिखा हुआ होता है कि वो आपका सप्लायर कौन था। सप्लायर में अमेजोन का नाम नहीं होता, उस पर्सन का नाम होता है जो कि सप्लाई दे रहा होता है, और ये उसके बिहाफ पे ई इनवॉइसिंग जनरेट कर रहा होता है। कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, एक और बात, क्या मैं अगर वॉलेंटरली, मतलब मान लो मैं B2C का बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस टू कस्टमर, और मेरी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर भी नहीं रही है, तो मेरा मन कर रहा है कि डिजिटली काम किया जाए यार, क्या ये वॉलेंटरली है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते आप नोटिफाइड पर्सन ही नहीं है ये काम करने के लिए। तो इट इज नॉट वॉलेंटरली, ओनली नोटिफाइड पर्सन कैन डू इट। नोटिफाइड पर्सन कौन है? जल्दी बता। 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, B2B बिजनेस करता है या फिर B2 एक्सपोर्ट करता है, बस। अच्छा जी, और इस इनवॉइस स्कीम के अंदर, ई इनवॉइस के अंदर डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट नहीं आता, एक ही आता, उसकी फोटोकॉपी या फिर PDF सर्कुलेट होती रहती है। जैसे तुम्हारे पास आती है PDF आ जाती है उसकी इनवॉइस की, हाँ वो ओरिजिनल ही होता है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कुछ नहीं होता, एक ही कॉपी बनती है उसकी। भाई इलेक्ट्रॉनिकली करने के पीछे एक कारण ये भी है ना कि हम पेपर वर्क को बीच में रोक सकें। फिर पेपर वर्क ही बढ़ा दिया डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट से, तो फिर फायदा क्या होगा? फिजिकल फॉर्म में जब कोई चीज है ही नहीं, तो उसकी तुम एक कॉपी PDF की ले लो, उसमें गया तो 1 सेकंड में जनरेट हो जाती है। मोबाइल में लेकर के घूम रहा है ट्रांसपोर्टर भी और रिसिपेंट भी, जिस दिन उसको क्लेम करना होगा वो उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेगा। अच्छा, चलो, अब ये तो हो गई जी जिनके ऊपर एप्लीकेबल है। किन के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है? नॉन एप्लीकेबिलिटी। कहते हैं ऐसे पर्सन जो कि B2C इनवॉइसेस इशू करते हैं, नोटिफाइड पर्सन। B2C आ गया ना अब यहाँ पे, B2B नहीं है। इंपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, कौन देगा इनको ई इनवॉइसेस? हम सामने वाले को ये कहें तेरा माल तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक तू हमारे को ई इनवॉइस नहीं देता। भागो यहाँ से, माल तुम्हारे को चाहिए लो, नहीं चाहिए मत लो। और वैसे भी हम इंपोर्ट को ना प्रमोट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट को, बार बार मैं क्यों बोल देता हूँ ये, एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। खैर, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जब हम करते हैं तो हमारे को उस केस में तो टैक्स इनवॉइस होते ही नहीं है। सामने वाले का सिस्टम भी GST हो भी, अगर मान लो फर्दर बाहर भी मान लो GST चल रहा है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है बाहर वाली कंट्री का और हमारी कंट्री का। और वैसे भी टैक्स इनवॉइस ही नहीं होते तो इनवॉइसेस क्या होंगे? बिल ऑफ सप्लाई होता है वहां पे तो। अच्छा जी, और सुनो, किसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है? where specified category of supply is received by a notified person from unregistered person attracting RCM। RCM के अंदर था जी, अनरजिस्टर्ड पर्सन था,
तो उससे क्या ही तुम ई अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो तुम टैक्स इनवॉइस ही नहीं मांग सकते। क्या ई इनवॉइसिंग करोगे उसके साथ? मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। किस पर्सन को एग्जम्पशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। एग्जम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, आपने सुना एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट होती है और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रमोटर्स होते हैं। दो लोग होते हैं, एक तो यूनिट जो वहां काम कर रही है और एक जो उसको प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए गई। तो हमने हर जगह पे सारे बेनिफिट इन दोनों को कॉमन ही रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ई इनवॉइसिंग के बारे में हम कह रहे हैं कि ये एग्जम्पशन किसको मिली हुई है जी? सिर्फ एसईजेड यूनिट को। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ आपके साथ में, क्योंकि मैंने आपको टर्नओवर का भी बता दिया, एग्रीगेट टर्नओवर भी बता दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास में क्या था, एक यूनिट थी, उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी यूनिट खोली हुई है जिसकी की टर्नओवर 42 करोड़ है, और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर भी यूनिट खोली हुई है जिसकी की 10 करोड़ है टर्नओवर। तो एससीजेड जो है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट जो है ना, वो एग्जम्प्ट है ई इनवॉइसिंग से। लेकिन जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है ना, वो इशू करेगा ई इनवॉइसिंग। अब तुम कहोगे सर ये तो केवल 10 करोड़ ही था। नहीं जी, हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखना है पैन बेस्ड। तो पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है? 52 lakhs, which is more than 52 करोड़, which is more than 50 करोड़ on same pan. Is it clear to all of you? ये एक ही पैन पे चलती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैन कार्ड तो एक ही रहेगा, कहीं पे भी जाके रजिस्ट्रेशन लोगे। अलग अलग लोगों में तो अलग अलग लोग कैसे होंगे? एक पैन एक अलग अलग लोग पे सोचने वाली बात है। एग्जम्पशन के लिए हम ऐसा सोचेंगे। एक बात बताओ, तुम्हारा बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, तो तुम मेरे नाम पे कैसे एग्जम्पशन ले लोगी? आपको एक ही बात है। हाँ, तो स्पेशल इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेटेड बनाया है ना मैंने। एग्जांपल को क्या बोला है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे ना बच्चा ना खुश हो जाता है, कहता है अच्छा ये देखो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को चेक करता है वो अलग से कि 10 करोड़ है। अरे भैया 10 करोड़ नहीं है, सेम पैन को देखना है आपने, इसको भी बीच में लो, 52 करोड़ हो गया। अब आपको एससीजेड तो एग्जम्प्ट है, अगर एससीजेड एग्जम्प्ट नहीं होता तो एससीजेड और डीटीए दोनों का दोनों करते, लेकिन एससीजेड को हमने एग्जम्पशन के अंदर रखा हुआ तो डीटीए को थोड़ी ना रखा है। अब अगर मान लो इसकी अगर ये क्या नाम है एससीजेड नहीं होता, एससीजेड प्रमोटर होता, प्रमोटर आती तो प्रमोटर तो आते ही नहीं एग्जम्पशन के अंदर, तो प्रमोटर भी बनाता, ई वे विल क्या नाम है ई इनवॉइसिंग करता और डीटीए भी करती, फिर तो वैसे भी दोनों स्पेशल, दोनों अलग अलग ही बिजनेस हो जाते हैं। मान लो एससीजेड में 22 करोड़ होता और डीटीए में 10, तो ये बनता 32। हाँ तो 32 बनता तो 50 से कम होता ना फिर। एससीजेड को तो ई इनवॉइस देना है और नहीं देना, एससीजेड को इनवॉइस नहीं देना, एग्जम्पशन पढ़ रहे हैं दीदी। उसका नहीं। अच्छा, तो एग्जम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को, इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। सर फिर इस 10 करोड़ वाली को भी नहीं मिलती ना 22 करोड़ में लोगों कौन? को कम होती 50 से, किसमें डीटीए वाले को नहीं मिलती ना। मिलती नहीं, उसको ई इनवॉइसिंग करना नहीं पड़ता डीटीए को, ये बोला था मैंने। हाँ, नहीं करना पड़ा दोनों को, एससीजेड और डीटीए दोनों में से। अगर वो एससीजेड प्रमोटर होता तो, और साथ में सेम पैन कार्ड के ऊपर डीटीए कर रहा होता और दोनों का एग्रीगेट जो है वो 50 करोड़ से कम होता। अभी तो ऊपर समझाया था पैन बेस्ड, फिर तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जीटीए वालों को हमने अलग रखा हुआ है जो कि गुड्स का कैरेज कर रहे हैं बाय वे ऑफ रोड, और वाले नहीं, ठीक है जी। अच्छा, पैसेंजर को जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि गुड्स वाले भी और पैसेंजर वाले भी, इनको ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स, सिनेमा होता है ना,
सिनेमा वालों को नहीं करना है। हाँ, सिनेमा वालों को, और वो भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर। ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, इनकी ना टिकटें होती हैं, तो वो इनको अगर ये छोटी छोटी टिकटों के ऊपर 150-200 रुपए की टिकटों के ऊपर ई इनवॉइसिंग करते रहेंगे, सुबह शाम तक बेचारे परेशान हो जाएंगे। इनको हमने छूट दे रखी है। तो हम क्या कहते हैं, पर्सन जो कि सिनेमा हॉल है लेकिन मल्टीप्लेक्स वाला, ठीक है जी, वो अगर एंट्री टिकट लेता है, यानी कि जो मूवी दिखाने के लिए एंट्री टिकट होती है, उसको भी हमने ई इनवॉइसिंग से अलग रखा हुआ। और गवर्नमेंट से करवाओगे क्या तुम, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी अगर आपको कोई सर्विसेज देते हैं तो वो ई इनवॉइसिंग से एग्जाम है, ये लिखा गया। कैंसिलेशन और अमेंडमेंट्स क्या हो सकती हैं अगर हम ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं थ्रू रेफरेंस कोड? तो सर कैंसिलेशन तो हो सकती है लेकिन अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। आपने एक डाटा दे दिया, उसने अपलोड कर दिया हमने उसको, और उसने ई इनवॉइस बना करके भेज दिया, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप, उसको कैंसिल जरूर कर सकते हो। आप कैंसिल करके फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास में ई इनवॉइसिंग। That's all for today. PDF पे